आपकी पार्टी इतना खुला विरोध सीएए का कर रही है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कोई इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट है? ब्रजेश जी, मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी। मैं पहले उन्हीं की बात का जवाब देना चाहती हूँ, फिर अपनी बात पे आऊंगी। अभी उन्होंने सबसे पहले अपनी बात रखते हुए एजेंडे की बात की थी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? परफेक्ट मिल रही, गो अहेड। जी, उन्होंने एजेंडे की बात की थी कि हमने अपने एजेंडे को पूरा किया है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ शरणार्थियों को नागरिकता देना ही था? क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में किसानों की जीवन की खुशहाली नहीं थी? क्या नौजवानों को रोजगार देना एजेंडा नहीं था? क्या महिलाओं को सुरक्षा देना उनका एजेंडा नहीं था? क्या देश की पूरी नदियों को जोड़ना उनका एजेंडा नहीं था? क्या अच्छे दिन उनका एजेंडा नहीं था? क्या काला धन उनका एजेंडा नहीं था? क्या भ्रष्टाचार को खत्म करना उनका एजेंडा नहीं था? उन्होंने एजेंडे की बात की जो बिल्कुल निराधार है और जो बिल्कुल अतार्किक है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, अभी जिस दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर लगा के ये लोग वोट मांगते फिरते हैं और भाजपा के लोग राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा था कि किसी देश का मतलब ये नहीं होता कि सीमाएं, किसी देश का मतलब होता है उसके भीतर रहने वाले लोग। ये संवेदनशीलता की बात करके असंवेदनशील काम करते हैं। हमारा एतराज मैं घूमकर उसी विषय पे आता हूँ कि ये इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट क्यों लगता है आपको? ब्रजेश जी, हमारा एतराज सीएए पे नहीं है। हमारा एतराज देश के हित में होने वाले मुद्दों को सियासीकरण करने पर है। हमारा एतराज राजनीतिकरण करने का है। हमारा एतराज वोटों के पोलराइजेशन की राजनीति का है। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ अपनी बात को। पहला उदाहरण देती हूँ। लाल किले से आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। मुझे बताए भाजपा के प्रवक्ता कि 47 के अंदर जो जख्म देश को मिले, जो देशवासियों को मिले, उन्हें कुरेदने के लिए कि क्या वजह थी उनके पास? क्या कहना चाहते थे वो इस बात को लाल किले से कह के? क्या वो लोगों के जख्मों को ताजा करके उनकी आंखों के आंसुओं को दोबारा से बाहर निकलवाना चाहते थे? मैं आपसे तीसरी बार ये बात पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के चीफ और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर इनको नागरिकता मिल गई और ये आपके घर के बाहर सड़क के दूसरी तरफ झुग्गी लगा लेंगे, बलात्कार होंगे, लूटपाट होंगी, हत्याएं होंगी, अराजकता होगा, रिसोर्सेज पे कब्जे हो जाएंगे। उनकी बात को समझिए और उनकी बात को तोड़ी मरोड़िए नहीं। जो उन्होंने कहा है मैं आपको क्लियर करती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि 2014 तक जो लोग आए उन्हें आप नागरिकता देंगे, लेकिन जो लोग आए हैं वो उत्पीड़ित लोग हैं। जब उन लोगों को नागरिकता मिलेगी तो उन तीनों देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान लोग हैं, उनको आने से कौन रोकेगा? और अगर वो आएंगे तो उनकी संख्या करोड़ों में होगी। और जब आप उनको भारतीयों के अधिकार देने की बात करते हैं तो फिर उनको कहाँ बचाओगे आप? उनको कहाँ से? नहीं, ये शरणार्थियों को, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इन शरणार्थियों को ये कहना कि हत्या, लूटपाट, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप सहमत हैं इस बात से? मुझे बताइए, जब झुग्गी झोपड़ियों में आदमी रहेगा, जब वो भूखा मरेगा। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को रोटी खिला रहा हूँ, केंद्र सरकार रोटी दे रही है। आप अपने देश में तो भूखमरी को रोक नहीं पा रहे हैं। आप अपने देश के लोगों को तो मकान दे नहीं पा रहे हैं। आप उन्हें खुशहाली। ब्रजेश जी, फंडा ये है कि विश्व स्तर पर अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए, इसलिए तो नहीं कि आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर आज शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया, इस कारण तो आप नहीं खफा हैं उनसे? नहीं, तो उसको तो वोट बैंक बनाने की राजनीति कर रही है ना भाजपा। क्यों किया उन्होंने? केंद्र सरकार के अंदर पुलिस आती है, उसको संरक्षण देती रही पुलिस। आपने जो किया है वो कंप्लीट करेंगे। आपने जो किया है वो बातें करेंगे। हाँ, कंप्लीट करें मैम, कंप्लीट करें। 10 सेकंड और। ये अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं तो हमारा ये कहना है कि आप इस देश के उन लोगों की चिंता करिए जो ऑलरेडी संविधान ने जिनको नागरिकता दी है। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। कृपया हमारे साथ बनी रहिए। मत करिए जी। मैं अरुण राजभर को इनवाइट